लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के माध्यम से 100 पिछड़े कृषि जिलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र जमुई और शेखपुरा आते हैं, जिन्हें सरकार पहले से ही आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर चुकी है और कृषि विकास, सिंचाई और ऋण उपलब्धता के दृष्टिकोण से ये जिले इस योजना के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन प्रारंभिक सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सूची में संशोधन करने या PMDDKY योजना के दूसरे चरण में जमुई और शेखपुरा को शामिल करने पर विचार करेगी। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि नीतियां बनी हैं, उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 44%, ये चमत्कार हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, राज्यों में उत्पादन के बीच में अंतर है। किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में थोड़ा कम रह जाता है, और राज्यों में भी जिलों में कोई जिला उत्पादन में बहुत अच्छा है, कोई जिला पीछे रह गया। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विजनरी योजना बनाई कि वो जिले जो एवरेज उत्पादन में कम है, जहां उत्पादकता कम है, जहां सिंचाई की सुविधाएं कम है, जहां ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे सभी जिलों को नेशनल एवरेज पर उत्पादन में आ जाए, वहां उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बनाई है। ये अद्भुत योजना है। इसमें प्रारंभिक रूप से 100 जिले सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य अरुण भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वो अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं और जो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि उनके 2 जिले जो आकांक्षी है, जमुई और शेखपुरा, क्या इसको प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देते हुए क्षेत्र की चिंता के लिए कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के 100 जिलों में लागू है और 11 विभाग की 36 योजनाओं को समेकित रूप से क्रियान्वित करने का काम किया जा रहा है। तो अभी तो 100 जिले में ये योजना लागू है। आगे जब विचार होगा तो जरूर विचार करेंगे, लेकिन मैं साथ भी ये जरूर कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार अगर चाहे तो 100 जिले अपने जिले में, अपने प्रदेश में अन्य जिले भी वो सम्मिलित कर सकती है। राज्य सरकार से माननीय सांसद जी चर्चा करें और राज्य सरकार सहमत है तो वो इन 11 विभाग की 36 योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर सकती है। हम अपने डैशबोर्ड का और बाकी जो विशेषज्ञता है उसका भी लाभ इन जिलों को मिल जाए, इस बात का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, 36 पुरानी योजनाओं को समेकित करके खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारे किसान हमारी
हमारी सरकार किसानों को सस्ते दर पर खाद उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खाद वितरण की पूरी व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू रूप से किसानों तक पहुंचे। ऐसे में माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उर्वरक वितरण के लिए, खास करके मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई को लेकर के, कि कोई उर्वरक वितरण के लिए कोई मजबूत डिजिटल ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम और साथ ही साथ PACS को की प्रणाली को और सशक्त बनाने पर विचार कर रही है, ताकि किसानों को सीधे सरकारी सब्सिडी दर पर खाद उपलब्ध हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, किसानों के सवाल है, गरीबों के सवाल है, और मैं विपक्ष से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम किसानों के महत्वपूर्ण सवालों को चर्चा में आने दें। यह अलोकतांत्रिक है, ये किसानों के सवालों का जवाब नहीं देने दे रहे माननीय सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ये NDA की सरकार है। पिछले साल 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी है उर्वरकों को सस्ता देने के लिए। हम यूरिया की एक बोरी 366 रुपए में दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय। हम DAP की एक बोरी 1,350 रुपया में दे रहे हैं, जिनकी कीमत 2,000 रुपये और 3,000 रुपया होती है। 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसान को देकर उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि खाद कैसे फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री खाद के मामले को देखती है और उन्होंने किसानों को आसानी से ठीक से पात्र किसानों को खाद मिल सके, इसके ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए मोबाइल बेस्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है और इसी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि मंत्रालय एग्रीस्टैक और फार्मर ID का उपयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूं कि ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है अब हर एक किसान की अलग फार्मर ID बनाई जाएगी, अलग फार्मर ID, किसान पहचान, और 9 करोड़ से ज्यादा फार्मर ID हमारे देश में बनाई जा चुकी है किसानों की। इस फार्मर ID में माननीय सभापति महोदय किसान का सारा विवरण रहेगा, उसके पास कितनी जमीन है, उस जमीन में कौन सी फसल बोई है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, और ललन सिंह जी पशुधन कितना है, क्या मछली पालन भी करता है, ये सारी जानकारियां फार्मर ID में रहेगी। और अभी हमने एक पायलट किया, फार्मर ID का उपयोग करते हुए हम इसको और आगे बढ़ाएंगे कि किसान के पास जो उर्वरक की आवश्यकता है उसको हमने उसकी जमीन से जोड़ दिया। अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो कितने फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। 3 जिलों में इसका पायलट किया गया, जो सफल हुआ और किसानों ने उसकी प्रशंसा की। आगे हम इस फार्मर ID का उपयोग करके किसान के पास जो जमीन है उसके हिसाब से कितने खाद की जरूरत पड़ेगी इसकी मैपिंग करेंगे और किसान को मना नहीं करेंगे, लेकिन उसको ध्यान जरूर दिलाएंगे कि उसके जमीन के लिए इतने खाद की आवश्यकता है। टैक्स को भी मजबूत करने का काम सहकारिता मंत्रालय निरंतर कर रहा है। तो प्रोसेस यही है कि हम ट्रेस भी करें, ट्रैक भी करें और किसानों को ढंग से खाद पहुंचे, वो खाद कहीं डाइवर्ट नहीं हो। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने अपने स्थान पर विराजें। आप सबको विदित होना चाहिए कि किसानों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं। माननीय सदस्यगण सभी कृषि के संबंध में माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं। प्लीज आप लोग, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्लीज एक बार फिर। सभी माननीय सदस्यों से एक बार आग्रह कर रही हूँ, प्लीज। माननीय सदस्य डॉक्टर लता वानखेड़े जी।
में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी ऐतिहासिक और किसान हितैषी योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय कृषि मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषकर मेरे राज्य मध्य प्रदेश के 8 जिलों को इसमें शामिल करने के लिए। महोदय जी, मेरा माननीय मंत्री जी से बस एक ही पूरक प्रश्न है कि इस योजना के अंतर्गत। और चलिए अब आपको सुनाते हैं पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है। इनको ना तो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं, प्लैकार्ड लेके आना, हाउस डिस्टर्ब करना, बेबुनियाद विषय के ऊपर पार्लियामेंट का समय खराब करना। और जिस दिन इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा होने वाला था, डिबेट से भागने का भी सोच के आए थे, क्योंकि उनको स्पष्ट पता है कि स्पीकर के ऊपर पूरे सदन का कॉन्फिडेंस है। उनके खुद के अलायंस के मेंबर भाग रहे हैं इस डिबेट से। इंडिया अलायंस में तोड़फोड़ है, कोई तैयार नहीं है कांग्रेस का समर्थन करने। इसलिए वो एक डिबेट, एक मोशन एडमिट होने के बाद दूसरा मोशन लाकर एक प्रकार से भाग रहे हैं आज की चर्चा से। राहुल गांधी जी एक फेल्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ना कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, ना नैतिकता समझते हैं, ना उनको कोई पार्लियामेंट के प्रोसीजर, रूल बुक किसी में दिलचस्पी है, समझ है। और उनके काम करने के ढंग से ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इज अ डायरेक्शनलेस, कंप्लीटली फेल्ड ऑपोजिशन पार्टी। कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। ये आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इंफॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था। नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज अबोध युवराज है। श्रीमान सतपाल शर्मा जी, श्रीमान सतपाल जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़े श्रीमान सतपाल शर्मा जी, ये विषय नेशनल हाईवे 144। किसान मरे तो मर जाए, मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाने दो। किसान बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन योजना लागू ना करो। यह पाप पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। और माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक कृषि मिशन वो भी पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बंगाल के किसानों ने क्या बिगाड़ा था टीएमसी वालों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई है। ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार की जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं की है। क्या घटिया राजनीति करते हो? अरे जनता कोई बीजेपी और टीएमसी की होते, घटिया राजनीति करके पश्चिम बंगाल की जनता को मारने का पाप टीएमसी की सरकार कर रही है। सरकार बदलेगी तो सारी योजनाएं लागू की जाएंगी। माननीय सदस्य, मैं आप सभी से एक बार निवेदन कर रही हूँ, ये आचरण आप लोगों का अच्छा नहीं है। पूरा देश देख रहा है आप लोगों का आचरण। प्लीज आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजिए। माननीय सदस्य, प्रश्न संख्या 242, माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। प्रश्न संख्या 242। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
माननीय सभापति महोदया, प्रत्येक साल भारत सरकार ये पार्लियामेंट में कहती है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, खाद्यान्न का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और जो सिंचाई की सुविधा है वो खेतों में हम पहुंचा पा रहे हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि किसानों की आय को दोगुना करें, वो लगातार जो है उसमें भारत सरकार काम कर रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है या प्रश्न है कि 2014 के बाद से 2016-26 तक, आज 12 साल में भारत सरकार ने कौन सी ऐसी योजना बनाई जिसके कारण खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है और किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो रही है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमारे जुझारू माननीय संसद सदस्य निशिकांत दुबे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 3 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे, किसान को ठीक दाम देना और तीसरे, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, ऐसी कई योजनाएं, इसके लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ किए और इन्हीं का परिणाम है माननीय सभापति महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रिकॉर्ड उत्पादन देश में हो रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन। मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। निशिकांत जी, आपको धन्यवाद देते हुए माननीय सभापति महोदया, एक जमाना था जब इनकी सरकार हुआ करती थी और हमें PL 480 के अंतर्गत सड़ा लाल गेहूं खाना पड़ता था हिंदुस्तान को, जब यहाँ भेजा जाता था। लेकिन आज मुझे कहते हो खुशी है कि गेहूं के भंडार भरे हुए हैं, हमारे चावल के भंडार भरे हुए हैं, हमारे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी चिंता यह है कि रखेगा, हम पैदा करते जाएंगे, प्रहलाद जी आप रखने का इंतजाम करते जाओ, कोई कमी नहीं रहेगी। और उत्पादन अगर आप देखें तो माननीय सभापति महोदय, देश ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन के साथ कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और सभापति महोदया, ये तो सुन नहीं पाएंगे, 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके भारत चावल के उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। चीन को दुनिया में नंबर 1, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। भारत है नंबर 1, न केवल गेहूं, न केवल चावल, बल्कि सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में रिकॉर्ड उत्पादन में किया है। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाह भारत के किसानों। मैं दोनों तो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही जगह विपक्ष का लगातार हंगामा देखा जा रहा है और इसी बीच तमाम जो दिग्गज हैं वो अपनी बारी आने पर अपनी बातें भी प्रमुखता से रख रहे हैं। इस वक्त आप शिवराज सिंह को सुन रहे थे जो बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर चावल की खेती हुई और भारत आगे बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी के पास जाएंगे। कमलेश जी, कल से ही ये हंगामा लगातार बरकरार है, आज भी हंगामा देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई स्थगित नहीं हुई है, हंगामे के बीच में ही बातें सुनी जा रही हैं। जी, आपने ठीक कहा कि आज चूंकि सरकार की स्ट्रेटजी यह है कि जो विधायी कामकाज है या जो जरूरी कागजात है वो ले डाउन करा दिया जाए लोकसभा के पटल पे, और उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी उसको भी ले डाउन करना है, चूँकि 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत हो सकती है। लेकिन विपक्ष है जो कल था, विपक्ष कहा था कि मिडिल ईस्ट के संकट पे तुरंत चर्चा है, और आज तो नया मुद्दा भी विपक्ष के हाथों लग गया। वो नया मुद्दा ये है कि एलपीजी के को रैशनल करने का सरकार का जो आदेश आया है कि बड़े औद्योगिक घराने को जो कमर्शियल एलपीजी हैं उनका रैशनली करने, उनका
उनका उत्पादन बंद करके एलपीजी मतलब घरेलू उपयोग के लिए जो एलपीजी का इस्तेमाल उसको बढ़ाने को कहा गया। इस पर एक नई संकट शुरू हो गई है और जाहिर सी बात इस पर भी कई एडजॉर्नमेंट मोशन मूव किया गया। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद उनकी ओर से एडजॉर्नमेंट मोशन मूव किया गया कि बेंगलोर में और मुंबई में होटल में इस तरह की किल्लतें शुरू हो गई है। तो इस नए संकट पर चर्चा करने के लिए विपक्ष दबाव डाल रहा है सरकार पे कि चूंकि विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आ चुका है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इस पर स्ट्रक्चर डिबेट। कल से ये डिमांड पड़ी और अब भी विपक्ष की यही मांग है कि मिडिल ईस्ट के संकट पर चर्चा हो। अब देखना होगा सुबह 12, चूंकि अभी तो क्वेश्चन आवर चल रहा है, क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर जब शुरू होगा तो क्या 12 बजे भी यही स्थिति रहती है और कल 12 स्थिति आपको देखने को मिलती है, ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष नहीं चाहता है कि पहले पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव के पहले जो है इस कम से कम मिडिल ईस्ट के संकट पर चर्चा की जाए, इसलिए विपक्ष पर दबाव बनाए हुए। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष पर सहमत होती है। अगर विपक्ष सहमत नहीं होगा, विपक्ष मान लीजिए इसी तरह का हंगामा होता रहा तो फिर तो अविश्वास प्रस्ताव बहस की शुरुआत भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि चूंकि अभी वक्त है और अभी तकरीबन आधा घंटा वक्त है, अब विपक्ष क्या रवैया अख्तियार करता है, क्या विपक्ष के रवैये में कोई सुधार होता है या नहीं, ये देखना होगा। कमलेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर विपक्ष इसी तरीके का रवैया रखता है तो ऐसे में अविश्वास पर भी आगे डिस्कशन नहीं हो पाएगा, तो कितने दिनों तक ये सिलसिला जारी रह सकता है? क्या कोई बैठक हो सकती है इस बीच? बैठक में कोई समाधान, कोई बातचीत होकर कि दोनों पक्षों की सुनी जाए? देखिए, बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है और लगातार जो फ्लोर लीडर्स हैं दोनों अपोजिशन पार्टी के और सत्ता पक्ष के फ्लोर आपस में मिलते रहते हैं और इसके लिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो हमेशा काम करती है, दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती है और कार्यसूची तैयार करती। उसी का बीएससी की बैठक में ये कार्यसूची तैयार की गई थी कि आज लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। जैसा मैंने कहा कि जो प्रावधान है, प्रावधान के मुताबिक अगर अविश्वास प्रस्ताव चर्चा करने की जब तक 50 से ज्यादा सांसद विपक्ष की तरफ से खड़े नहीं होते हैं और विश्वास के समर्थन में खड़े नहीं होते, तब तक बहस की शुरुआत नहीं हो सकती। ये टेक्निकल पॉइंट है। अब देख, वही मैंने कहा अगर इस तरह प्रोसेस शुरू नहीं होगा, फिर प्रोसेस अगर शुरू नहीं होगा तो विश्वास पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का बिल्कुल साफ स्टैंड है कि वो चाहती है मिडिल ईस्ट के संकट पर चर्चा की जाए और इस बहाने जो ये नई जो अविश्वास प्रस्ताव का जो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो यह प्रस्ताव है उसको थोड़ा सा टाल दिया जाए। ये टालने के पीछे मंशा साफ है कि जब तक ये प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अपोजिशन के पास वो पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो ऐसे में निश्चित रूप से ये प्रस्ताव खारिज होगा। खारिज होने की सूरत में फिर लोकसभा के स्पीकर अपने पद पर बैठेंगे, पीठासीन अधिकारी रूप में प्रेजाइड करेंगे। तो अपोजिशन पार्टी की मंशा है कि इस मसले को टाला जाए। अब देखना होगा क्या अपोजिशन पार्टी अपने स्ट्रेटजी में सफल हो पाती। आज के दिन कम से कल तो सफल रही, क्या आज सफल हो पाती है देखना होगा। 12 बजे क्योंकि समय नियत किया गया कि 12 बजे बहस की शुरुआत हो सकती है। अब देखना होगा 12 बजे क्या अपोजिशन पार्टी सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करती है, खुद उन्हीं की जो डिमांड है उस पर चर्चा की शुरुआत होती है नहीं। बिल्कुल कमलेश जी, और आज का दिन काफी खास है, लगातार इसी तरीके से हंगामा जारी है, लेकिन 12 बजे का इंतजार है। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।